हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को NCERT से पढ़ रहे हैं। क्लास 6 कंप्लीट हो गया है, क्लास 7 भी कंप्लीट हो गया है। क्लास 8 की बुक का चौथा चैप्टर है दहन और ज्वाला। इसके पहले वाले चैप्टर में कोयला और पेट्रोलियम के बारे में जाना था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है वो, और उससे प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उसे देख लीजिए। चलिए आज के लेसन को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लिखा है, हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हल्के वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है और भारी वाहनों को चलाने के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा है, क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। बिल्कुल सही बात है। मोमबत्ती में जो धागा लगा होता है वह इसीलिए ही लगा होता है क्योंकि मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्ररूपों का अध्ययन करें। तो आज के लेसन का नाम ही है दहन और ज्वाला, यानी कि दहन के बारे में जानेंगे और ज्वाला के बारे में जानेंगे। दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, इनमें क्या अंतर है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इस चित्र में दिखाया गया है मैग्नीशियम का दहन। ये जलकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम काष्ठ कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। काष्ठ कोयले के टुकड़े को संराशि से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। काष्ठ कोयले का मतलब है लकड़ी का कोयला, और ये जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। यानी कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा प्रदान करता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला दाह पदार्थ हैं। क्यों दाह हैं? क्योंकि ये जल रहे हैं और ये ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, इसीलिए ये दाह पदार्थ हैं, क्योंकि इनका दहन हो रहा है। बूझो के मन में क्या प्रश्न आता है? बूझो कहता है कि हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। तो पहेली कहती है ठीक ही तो है। शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह हमने कक्षा 7 में सीखा था। क्रियाकलाप लिखा हुआ है, इसको पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं।
लिखा है, एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए, कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे, इस प्रकार से जैसे कि चित्र ए में दिखाया गया है। इस प्रकार से कांच की चिमनी रखनी है कि वायु अंदर जाती रहे। देखिए ज्वाला को क्या होता है। अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। ज्वाला को पुनः देखिए। तीनों स्थितियों में क्या होता है? क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या यह कंपन करती है और धुआं देती है? क्या यह अप्रभावित रहती है? क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो जब वायु प्रवेश कर रही थी तब ये मोमबत्ती जल रही थी। जब लकड़ी के गुटके हटा दिए तो ये क्या हुआ? कंपन करती हुई ये बुझ गई और धुआं उत्पन्न हुआ। और जब पूरी तरीके से इसे बंद कर दिया गया, यानी कि वायु का प्रवेश रोक दिया गया, तो मोमबत्ती पूर्णतया बुझ गई। ना इसमें धुआं उत्पन्न हो रहा है, अब ना इसमें प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि मोमबत्ती अब बुझ चुकी है। लिखा भी है, हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है, क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती है। जब वायु का प्रवेश रोक दिया जाता है तो मोमबत्ती पूर्णतः बुझ जाती है। अब एक क्रियाकलाप छोटा सा लिखा हुआ है, इसको पढ़ना आवश्यक है। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना क्यों बंद हो गया? क्योंकि वायु का प्रवेश रोक दिया गया, इसीलिए लकड़ी का कोयला जलना बंद हो गया। आगे लिखा हुआ है, आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। आपने ज़रूर इस चीज़ के बारे में सुना होगा कि आग लग जाती है तो कंबल से उस व्यक्ति को ढक दिया जाता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं? इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कंबल में लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी। अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है या किस प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज़ के टुकड़े को जलाने का अनुभव होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली या पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज़ अथवा मिट्टी का तेल उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? तो जब व्यक्ति के वस्त्रों में आग लग जाती है तो कंबल से इसलिए ढका जाता है क्योंकि वायु का संपर्क रोका जा सके, ताकि आग जो है वह जलना बंद कर दे। अब जंगलों में आग क्यों लग जाती है, आप लोगों ने सुना होगा। तो गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ लेते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यानी कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगे क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर ही क्यों जल जाती है? हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता
या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। तो पदार्थ तभी जलते हैं जब उनका ताप ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है और वह आग पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए तो जो माचिस की तीली है, कोयला है, लकड़ी है, मिट्टी का तेल है, ये अपने आप नहीं जलते, क्योंकि इनका इनका जो कमरे का ताप है या जहाँ ये रखे होते हैं उस स्थान का ताप इनके ज्वलन ताप से कम रहता है, और ये जब ज्वलन ताप के बराबर हो जाता है तो ये आग पकड़ लेते हैं। इसी कारण से जंगलों में आग लग जाती है, खेतों में आग लग जाती है, फसलें जल जाती हैं। तो इसका कारण अब आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ माचिस के बारे में लिखा हुआ है कि माचिस का इतिहास क्या है, कैसे इसे बनाया गया। तो चलिए पढ़ लेते हैं। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डिबोए गए चीड़ की लकड़ी के टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदुरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं, जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो माचिस के इतिहास के बारे में लिखा हुआ था। अब ये यहाँ पर एक छोटा सा क्रियाकलाप लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कागज के 2 कप तैयार कीजिए इस तरीके से। इनमें से एक कप में 50 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। आप क्या देखते हैं? एक में जल भरा हुआ है और एक खाली है। क्या लिखा है? कागज के खाली कप क्या क्या होता है? जल युक्त कागज के कप क्या क्या होता है? क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? यदि हम कप को गर्म रखना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस पर घटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन द्वारा ही ऊष्मा जो है जल में चली जाती है और जल गर्म हो जाता है। अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह नहीं जलता है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG आदि। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है वे सावधानी से
प्रयोग में लाए जाते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं और इन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। अब लिखा है कि हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। जब कभी भी आग लग जाती है तो उस पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। अक्सर समाचार पत्रों में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि किसी कारखाने में आग लग जाती है, किसी अस्पताल में या किसी दुकान में तो आग लग जाती है, तो उस पर नियंत्रण कैसे किया जाता है इसके बारे में लिखा हुआ है। यदि आपने इस प्रकार की कोई घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ बांटिए। आगे लिखा है, अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए, यह जरूरी है कि हम सबको अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो अग्निशमन केंद्र पर फ़ोन किया जा सके। आगे लिखा है, क्या आपके शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा होगा कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 अवस्थाएं आवश्यक होती हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? ये आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु और ऊष्मा। वायु यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति और ऊष्मा यानी ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। तो ईंधन को तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन वायु का संपर्क रोका जा सकता है और उसका ज्वलन ताप कम किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि आग पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। तो इस तरह का ये अग्निशामक होता है जिसमें CO2 गैस होती है और विद्युत, पेट्रोल, इन सब में जब आग लगती है तो इसी से इस पर नियंत्रण पाया जाता है। आगे लिखा है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब एवं उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है,
अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। इसीलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। तो अग्निशामक के बारे में पढ़ लिया कि कौन सी आग को किस तरीके से बुझाया जाता है। अब पढ़ेंगे दहन के प्रकार, यानी दहन के प्रकार कितने हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई गैस में स्टोव के निकट लाइए। सावधानी, स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग न कीजिए, अपने माता पिता को सहायता के लिए कहिए। गैस स्टोव की घुंडी यानी नॉब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं, इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाते हैं। तो ये पदार्थ जो होते हैं स्वयं जलने लगते हैं, इन्हें किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसे पदार्थों का जलना स्वतः दहन कहलाता है। यहाँ लिखा हुआ है, कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतया बुझाना अवश्य याद रखिए। आगे लिखा है, हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब पड़ने पर भी विस्फोट हो सकता है। अब पढ़ेंगे ज्वाला के बारे में। दहन के बारे में पढ़ लिया, दहन के प्रकार पढ़ लिए, अब ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है, LPG ज्वाला का प्रेक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जो LPG गैस की ज्वाला है नीले रंग के साथ जलती है और ये मोमबत्ती की ज्वाला का रंग इससे अलग होता है। आगे लिखा है, कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अनुभव को याद कीजिए। यदि आपको सारडी की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो उन्हें आप कर सकते हैं। अपने परीक्षण रिकॉर्ड कीजिए और सारडी में पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं लिखिए। यहाँ आप मिट्टी के तेल के लैंप की ज्वाला देख सकते हैं। ये पीली पीली सी दिखाई देती है। मोमबत्ती की ज्वाला भी पीली और लाल लाल दिखाई देती है, लेकिन बुनसेन बर्नर की ज्वाला आप देख सकते हैं नीली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ज्वाला की संरचना के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है, एक मोमबत्ती जलाइए। एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए, गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द पिघल जाता है। आगे लिखा है, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। यानी कि
जो पदार्थ दहन के समय वाष्पित होते हैं वही पदार्थ ज्वाला का निर्माण करते हैं। आगे लिखा है इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। आगे लिखा है जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड प्रविष्ट करिए। उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं? इस तरीके से करना है। कांच की स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़ कर रखिए। इस तरीके से करना है आपको। आगे लिखा है ध्यान दीजिए तार का भाग जो ज्वाला के कुछ बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। इस तरीके से तार जो है लाल रंग का दिखाई देता है और बहुत अधिक गर्म हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वह भाग सबसे अधिक गर्म होता है, इसीलिए। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में, ये सबसे गर्म भाग होता है, ये वाला। ये कम गर्म भाग होता है, ये सबसे कम गर्म होता है। ये मोमबत्ती है, ये बिना जली मोमबत्ती का आंतरिक क्षेत्र है, सबसे आंतरिक क्षेत्र। ये आंशिक दहन वाला मध्य भाग है, ये पीला होता है और पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला दिखाई देता है। तो ये मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र दिखाए गए हैं। अब लिखा है ईंधन क्या है। ईंधन क्या है इसके बारे में लिखा है याद करिए घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। तो बिल्कुल भिन्नता होती है। लकड़ी है, पेट्रोल है, डीजल है, इन सब के मूल्यों में भिन्नता है। कोई सस्ता है तो कोई महंगा है। आगे लिखा है जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सारणी बनाइए और इन्हें ठोस, द्रव, गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत कीजिए। तो ये तो अपना काम नहीं है, ईंधन के बारे में सिर्फ जानना है। लिखा है आगे ईंधन की दक्षता के बारे में। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको ऊष्मीय मान का मात्रक याद रखना है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान सारणी में दिए गए हैं। तो इस सारणी में ऊष्मीय मान दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये ईंधन लिखा हुआ है, ये इनका ऊष्मीय मान लिखा हुआ है किलो जूल प्रति किलोग्राम में।
आगे लिखा है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं और ये मनुष्य के शरीर में श्वास द्वारा अंदर चले जाते हैं, तो दमा जैसे इन्हें श्वास रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। आगे लिखा है इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए बंद कमरे में कभी भी जलता हुआ कोयला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में भर जाएगी और सांस द्वारा सो रहे व्यक्तियों के अंदर चली जाएगी, जिससे व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में कोयला नहीं जलाना चाहिए और कभी भी कोयला जलाकर सोना भी नहीं चाहिए। तो बूझो कह रहा है कि ओह, इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी ना सोएं जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। आगे लिखा है अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। आगे लिखा है कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा क्या कहलाती है? अम्ल वर्षा, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है, तो सीएनजी से प्रदूषण नहीं होता है, इसीलिए इसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है, लिखा है पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर पर तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। तो विश्व उष्णन से यही खतरा है कि हिमनद पिघल जाते हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। यहाँ लिखा है सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। तो अच्छा लेसन था आज का। इससे एक या दो प्रश्न, एक प्रश्न मिल सकता है, ऊष्मीय मान से किसका मान कम है किसका ज़्यादा, तो इससे प्रश्न बन जाता है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है।